गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जी के टूडे। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था? बैक टू द सेशन। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है तिपेश्वर ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अभी रिसेंटली इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। फिफ्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट को हम डिस्कस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक अपडेट है, उनका मोबाइल प्लेटफॉर्म है। काफ़ी पहले इन लोगों ने उसे लॉन्च कर दिया था, बट हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रहा, उसके बारे में जानेंगे। 10th आयुर्वेदा डे हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली भारत से एक साइट को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जो नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होगी तब इस पर प्रोसेस किया जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। द अमृत सरोवर मिशन को हम देखेंगे। स्टार मिसाइल किसने इसे डेवलप करा, किस टाइप की है, इसको हम देखेंगे। एंड रिसेंटली एक नेशनल रेलवे नेटवर्क न्यूज़ में रहा जिसने नॉर्थ ईस्ट स्टेट को रेस्ट ऑफ इंडिया से यहाँ पर कनेक्ट करा है, उसके बारे में जानेंगे। एंड बॉर्डर विंग होम गार्ड्स की अपडेट आज हम देखेंगे, इनसे रिलेटेड क्या अपडेट है। एंड अगेन एक टाइगर रिजर्व यहाँ पे न्यूज़ में रहा। स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Which is the only state that currently has active border wing home guards, that is BWHG? So एकमात्र राज्य कौन सा है जिसके पास वर्तमान में सक्रिय बॉर्डर विंग होम गार्ड है, एंड दैट इज ओनली राजस्थान। सो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, वैसे तो हमारे पास काफ़ी स्टेट्स है जिनके पास BWHG का जो प्रपोजल है वो रखा गया था। सम 7 स्टेट्स है यहाँ पर जिनके पास BWHG है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक्टिव किसके पास है? सो एक्टिव BWHG ओनली राजस्थान में है जो फंक्शन कर रही है। बेसिकली BWHG का काम क्या है? जो हमारी आर्मी है, फोर्सेस है, उनको सपोर्ट करना। अगर इंटरनल कोई इश्यूज हो जाते हैं उस केस में बॉर्डर विंग होम गार्ड आर्मी को सपोर्ट करती है। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बॉर्डर विंग होम गार्ड्स इन्हें एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग करी है इंडिया चाइना बॉर्डर के अलॉन्ग साइड, एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में चल रही है। ओवरऑल राजस्थान में जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, उस अलॉन्ग साइड BWHG BSF को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। 7 स्टेट्स के पास ऑथराइज्ड BWHG है, लेकिन राजस्थान के पास ओनली एक्टिव यूनिट है करंटली। ठीक है, वो जो 7 स्टेट्स है उनका नाम हम देख लेते हैं कौन कौन है। मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, राजस्थान है एंड गुजरात है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी सिंपली जो PYQ में पूछा गया था, दैट इज BWHG से ही रिलेटेड है। एंड द क्वेश्चन, सो आपको बताना है, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन होंगे एंड इनके बारे में आपको बताना है कि विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग। सो पहला स्टेटमेंट है, होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट हम देख लेते हैं एक बार, द रोल ऑफ द होम गार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द फोर्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, द लास्ट वन, to prevent infiltration on the international border coastal areas, the border wing home guards battalion have been raised in some states. So तीनों स्टेटमेंट को एक बार मैं समझा देती हूँ क्या बताया गया है यहाँ पे।
फर्स्ट है कि होमगार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत फंक्शन करती है, सो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, बिकॉज होमगार्ड्स का जो कंसेप्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के तहत यहाँ पर आता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो चुका है। सेकंड बोला गया कि होमगार्ड्स का मेन गोल क्या है, यहाँ पर जो पुलिस है, आर्मी है, उन्हें एक हेल्पिंग जो फोर्स है उसकी तरह ये काम कर रही है, ऑक्सिलरी फोर्स इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, एकदम सही है। सो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वो एकदम सही है। थर्ड जो बोला गया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरिया, सो सम स्टेट्स में, सो यहाँ पर टोटल सम स्टेट्स ये वर्ड रॉन्ग है, 7 स्टेट्स में यहाँ पर इनको रेज किया गया है, दैट्स वाई थर्ड भी हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। जो भी इन्फिल्ट्रेशन है, काउंटर इंसर्जेंसी जब स्टेट्स में लग जाती है तब हम BWHG को यूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली केवल राजस्थान में ये है एक्टिव है। ओवरऑल जो MHA है वो देख रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इंडिया चाइना बॉर्डर के लॉन्ग साइड हमें जल्द ही BWHG देखने को मिलेगा, दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। अच्छा, इंडिया चाइना बॉर्डर यहाँ पे न्यूज़ में रहा, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ध्यान रख लेना, शिमला कन्वेंशन। सो शिमला कन्वेंशन जब स्टार्ट किया गया था, इसका पर्पस ही क्या था, इंडिया और चाइना, एग्जैक्टली इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर है वो शिमला कन्वेंशन से यहाँ पे डिसाइड किया गया था। सब 1913 और 1914 का ये है टाइम है। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एसोसिएटेड है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की जो भी अपडेट्स आई है, कौन अभी रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर है, अमित शाह के पास है ये मिनिस्ट्री। सो विच सीनियर जर्नलिस्ट वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। सो रिसेंटली ये जो अवार्ड है राम बहादुर राय को दिया गया था। What is the name of initiative launched by Ministry of Home Affairs to eradicate Naxalism and Maoist ideology? इसके लिए जो लॉन्च करा था इनिशिएटिव, उसका नाम है ऑपरेशन कागर। छत्तीसगढ़ के लॉन्ग साइड चलाया गया था, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के केस वहां पर देखने को मिले। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। The next one, which northeastern state capital was connected to the national railway network for the first time with the inauguration of the Bhairabi-Sairang rail line? So recently Bhairabi-Sairang rail line news में रही, नया क्वेश्चन नहीं है, पहले भी हमने इसे डिस्कस करा था। और कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट को पहली बार राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, इस रेलवे नेटवर्क को स्टार्ट करके, एंड दैट इज आइजॉल, जो कि कैपिटल है मिजोरम की। सो रिसेंटली आइजॉल न्यूज़ में रहा बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मिजोरम की फर्स्ट रेलवे लाइन का ऑफिशियल जो इनोग्रेशन है वो किया, एंड द प्रोजेक्ट जिसका नाम है द बेराबी साइरंग प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली ये जो लाइन है बेराबी ऑन द असम मिजोरम बॉर्डर, इसे कनेक्ट करेगा साइरंग जो कि आइजॉल में लोकेटेड है। सब 51.38 किलोमीटर ये जो रेलवे लाइन है, इतना डिस्टेंस यहाँ पर कवर करेगा। ओवरऑल आइजॉल यहाँ पर 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन चुका है, कैपिटल एग्जैक्टली जो इंडिया रेलवे नेटवर्क से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके अलावा और कौन कौन से जो कैपिटल है नॉर्थ ईस्ट राज्यों की जो नेटवर्क से यहाँ पे कनेक्ट की गई है, जस्ट लाइक गुवाहाटी, अगरतला एंड द ईटानगर। चलिए आगे बढ़ते, कुछ रेलवे से एसोसिएटेड क्वेश्चंस में यहाँ पे देखूंगी जो PYQ में यहाँ पे रहे थे। So which railway zone become the first in India to adopt compostable bioplastic packaging developed by IIT Guwahati? और इस रेलवे जोन का नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिन्होंने रिसेंटली कंपोस्टेबल यानी इको फ्रेंडली जो पैकेजिंग है उसे डेवलप कराया IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर। Whereas Indian Railway commissioned the country's longest elevated grade separator bridge, और इसे रिसेंटली मध्य प्रदेश में इसका जो इनोग्रेशन है हाफ कंप्लीट हो चुका था, द कटनी ब्रिज, उसका इनोग्रेशन अभी देखने को मिला था। Whereas India's first removable solar panel system between railway tracks been commissioned, और इसे रिसेंटली वाराणसी में पहला है ये फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम। What is the name of Asia's largest freight train whose trial run was recently conducted by the Indian Railway? So जो freight train है जिसका ट्रायल अभी कंडक्ट कराया गया था, रुद्रास्त्र उसका नाम है। Who has been appointed as the first women DG of the RPF? So first women DG कौन बनी है RPF की? That is सोनाली मिश्रा को बनाया गया है recently, recent appointment. What is the main objective of machine vision based inspection system being installed by the Indian Railway? So इसका जो नाम है that is option, basically option तो given नहीं है, to inspect trains in real time using AI, ये इसका आंसर है। And the last question, recently July 2025 में the Uttarakhand Forest Department approved diversion of forest land भागीरथी इको सेंसिटिव जोन फॉर विच प्रोजेक्ट? सो यहाँ पर भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो अप्रूव करा था, एंड दैट इज फॉर निताला बाईपास अंडर द चार धाम रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन गिवन है, दैट्स वाई इतना एक्सटेंड हो गया है ये। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So Eramatti Debalu and the Tirumala Hills recently included in UNESCO's tentative list are located in which state? So recently यहाँ पर भारत से एक साइट को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है एरामट्टी डिबालू एंड द तिरुमाला हिल्स. किस राज्य में यह लोकेटेड? एंड दैट राज्य इज ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में यह देखने को मिलेगी. सो रिसेंटली हमने देखा था यहाँ पर यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी अभी हुई थी. किसने होस्ट करा था? पेरिस फ्रांस में हमने उसे देखा था. लास्ट ईयर इंडिया में हुआ था और इस बार पेरिस में जब ये समिट हुई थी हेरिटेज, उस दौरान इंडिया से एक जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे रिकग्नाइज भी किया गया था ऑफिशियली. नाउ जो नेक्स्ट सेशन है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो कहाँ पर होगा? साउथ कोरिया में होगा 2026 में. उसी के लिए प्रोसेस चल रही है. 2026 में अगेन यहाँ पर ऑफिशियल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को रिकग्नाइज किया जाएगा वर्ल्ड वाइड. उससे पहले टेंटेटिव लिस्ट में उन साइट्स को ऐड किया जाता है और इंडिया से रिसेंटली यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड होने वाली जो साइट है वो आंध्र प्रदेश से है, दैट इज एरामट्टी डिबालू एंड द तिरुमाला हिल्स. मे भी आगे और आए, करंट अफेयर में हम उसे देख लेंगे, बट फिलहाल इसे ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश से ये एसोसिएटेड है. सो टेंटेटिव लिस्ट में आना पहला काम है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नॉमिनेट होने के लिए. ठीक है, एग्जैक्टली विशाखापट्टनम के नियर बाय ये लोकेटेड है और नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है. ये 1500 एकड़ में फैला हुआ, अपने रेड सैंड ड्यून्स के लिए ये काफ़ी फेमस है, द एरामट्टी डिबालू एंड द तिरुमाला हिल्स. चलिए आगे बढ़ते. तो यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं रिवाइज कराऊंगी जो हाल ही फिलहाल में हमने देखे थे. जस्ट लाइक अभी महाराष्ट्र से एक साइट को इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की ऑफिशियल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और इंडिया की 44th वह बन चुकी थी जिसका नाम था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप. होप आपको याद आ चुका है ये क्वेश्चन. तवाई आइलैंड अभी न्यूज में रहा था, विच हैज बिकम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सियरा लियोनी में यह लोकेटेड है. वहाँ का एकमात्र वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी रिसेंटली बना. Salkhan fossil park, which has recently been added to UNESCO's tentative list for World Heritage Site, is located in which state? So यह है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है. Cradle of Humankind, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस कंट्री में लोकेटेड है? साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है. वर्ल्ड हेरिटेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18th of April को ऑब्जर्व किया जाता है. एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इंक्लूडेड इन द ताज ट्रेपेजियम जोन. कौन कौन सी है वो? ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड द फतेहपुर सीकरी. इन्हें रिसेंटली ताज ट्रेपेजियम जोन में इंक्लूड किया गया था, कंजर्वेशन प्रोग्राम बेसिकली. बालबेग टायर एंड अंजर विच वर रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ विच कंट्री? सो ये तीनों लेबनान से यहाँ पर एसोसिएटेड इन द मिडल ईस्ट. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट वन, स्टार मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल है द स्टार मिसाइल और इंडिजिनसली इसे बनाया गया है, मेड इन इंडिया. किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, रिसेंटली न्यूज में क्यों रही? बिकॉज डेवलप करा है DRDO की अपडेट है, दैट्स वाई. इंडियाज DRDO डेवलप द स्टार मिसाइल सुपरसोनिक थ्रेट को यहाँ पर टारगेट करने के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग को इन्हांस करने के लिए, रियल टाइम एक्शन लेने के लिए मॉडर्न एंटी शिप क्रूज मिसाइल को यहाँ पे बनाया गया. सो एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये है. 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम पर यह काम करती है और रैमजेट को यहाँ पर फीचर किया गया है इस मिसाइल के साथ. ओवरऑल DRDO ने स्टार जो मिसाइल है उसके 2 वेरिएंट यहाँ पर लॉन्च करे हैं. एयर लॉन्च फॉर LCA तेजस एंड ग्राउंड लॉन्च फॉर नेवल एंड आर्मी ड्रिल. सो दैट इम्पोर्ट पर यहाँ पर जो रिलायंस से निर्भरता है हमारी उसको ख़त्म किया जा सके. जो भारत से जो आयात हम दूसरे देशों से करते हैं उसे ख़त्म करने के लिए. सो ये 2 फीचर ध्यान रख लेना. इसके 2 वेरिएंट है, LCA तेजस के लिए एंड ग्राउंड लॉन्च्ड फॉर नेवल एंड आर्मी ड्रिल. इस क्वेश्चन के साथ अगेन एक PYQ को मैं डिस्कस करूँगी, मिसाइल से रिलेटेड है कि जो हम 2 टाइप की मिसाइल हम देखते हैं ना, पर बैलिस्टिक मिसाइल और जो क्रूज मिसाइल है, इनमें एग्जैक्टली डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है उससे से रिलेटेड PYQ को मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगी. द सेम पैटर्न आपको शो करूंगी स्टेटमेंट. यू हैव टू आंसर विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला गिवन है, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रूआउट देयर फ्लाइट्स व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट. ठीक है,
सो जो यहाँ पे डिफरेंस किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपल्शन का जो कंसेप्ट है उसको यूज़ किया जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है, और क्रूज मिसाइल रॉकेट पावर्ड होती है। सो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये एकदम रॉन्ग है, एग्जैक्टली अपोजिट थिंग यहाँ पर दी हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए तो रॉकेट पावर्ड सिस्टम को यूज़ किया जाता है, जबकि जो क्रूज मिसाइल है उसके लिए जेट प्रोपल्शन जो सिस्टम है उसे यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। द नेक्स्ट वन, Agni 5 is a medium-range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid-fueled intercontinental ballistic missile. So यह भी यहाँ पर wrong है। Exactly जो अग्नि है वो हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जबकि जो ब्रह्मोस है वो हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सो यहाँ पर अलग अलग दे दिया, अग्नि 5 का ब्रह्मोस में मेंशन कर दिया, ब्रह्मोस का अग्नि में, सेम बैलिस्टिक मिसाइल का क्रूज में मेंशन कर दिया, क्रूज का बैलिस्टिक मिसाइल में। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं। एक बार वापस मैं बता देती हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल्स एग्जैक्टली होता क्या है। सो बैलिस्टिक मिसाइल्स ये रॉकेट पावर्ड होती है इन द इनिशियल फेज, फिर आगे जाकर जो ट्रेजेक्टरी होती है उसको यह यूज करती है। जबकि जो क्रूज मिसाइल्स होती है वो जेट जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसे यूज करती है। अग्नि 5 को यहाँ पे डिस्कस किया गया इस क्वेश्चन में, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है डेवलप्ड बाय इंडिया, मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल वो नहीं है। जबकि जो ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो इंडिया रशिया के जॉइंट वेंचर से यहाँ पे डेवलप की गई है। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो रीसेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टिपेश्वर, और कहाँ पर यह लोकेटेड है? अभी न्यूज में क्यों रही? बिकॉज रीसेंट पोचिंग का केस यहाँ पर देखने को मिला, महाराष्ट्र में यह लोकेटेड है। एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेट्रोल रिसेंटली इन लोगों ने पोच्ड पैंगोलिन को यहाँ पर पाया टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी जो तस्करी की जा रही थी वाइल्ड लाइफ जो भी एनिमल्स है उनमें पैंगोलिन यहाँ पर देखने को मिला। पैंगोलिन होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाइप का मैमल है, ये है कुछ इस तरीके से, इसका जो पिक्चर है आपको शो हो ही रहा है। और रिसेंटली जो टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर इसकी जो तस्करी है उसको रोका गया। इनकी जो मोस्ट स्पीशीज है वो अफ्रीका में देखने को मिलेगी, कीड़े ये खाते हैं जनरली, और एक टाइप का मैमल है। और टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है ये है? सो ये पार्ट है यहाँ पर एक फॉरेस्ट डिवीजन का, दैट इज द पंडारकवाद फॉरेस्ट डिवीजन, और सम पाटनबोरियन परवा जो हिल्स है, रेंजेस है, यहाँ तक ये एक्सपेंडेड है। द टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो रिसेंट करंट अफेयर्स में रही थी, एंड दे आर येची रामलिंग घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र राज्य में ही लोकेटेड है। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट का पार्ट है? उड़ीसा का। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह असम में है। थिट्टीगढ़ बर्ड सेंचुरी केरला में लोकेटेड है। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। देवरीगढ़ अगेन उड़ीसा में है। एंड शेट्टीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? कर्नाटका में यह देखने को मिलेगी। द नेक्स्ट वन, What is the name of the portal launched at the Gyan Bharatam International Conference to digitize and preserve India's manuscript heritage? So यहाँ पर भारत की जो पांडुलिपि विरासत है उसको डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए इसी साल के बजट में ज्ञान भारतम इंटरनेशनल यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया, और स्कीम भी इसी साल के बजट में लॉन्च की गई थी। अब पोर्टल का नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज ज्ञान भारतम पोर्टल। सो रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल को न्यू दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में लॉन्च करा। ये जो पोर्टल है ज्ञान भारतम मिशन का पार्ट है, जिसे रिसेंटली 2025 के बजट मिशन में लॉन्च किया गया था। गोल क्या होने वाला है इस मिशन का? भारत के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट है, उनको यहाँ पे प्रिजर्व करना है और उनका डिजिटलाइजेशन करना है। उसके लिए 2025 में ज्ञान भारतम मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, एंड रिसेंटली इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया जिसका नाम है ज्ञान भारतम पोर्टल। ठीक है, दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा। ओवरऑल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को यहाँ पे बूस्ट करना है और हमारे एंशिएंट टेक्स्ट का जो डिजिटलाइजेशन है वो यहाँ पर करना है। चलिए आगे बढ़ते। कुछ रीसेंट करंट अफेयर जो मिशन है उनको हम रिवाइज करेंगे, करंट अफेयर में जो रहे। जस्ट लाइक मिशन मौसम किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत ये आता है। नेशनल आयुष मिशन समिट कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। नासा मिशन रिसेंटली स्पॉटेड 2 रॉकी एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग द न्यूली डिस्कवर्ड TOI 2322। और कौन सा नासा मिशन है ये? टेस मिशन है ये है।
The recently approved rupees 1500 crore incentive scheme for critical minerals is a part of which mission? So ये national critical mineral mission का part है. Which institute has proposed a mission called Pratyush to study the cosmic dawn? So Raman Research Institute Bangalore based ने इसका जो proposal है वो रखा है. The solar orbiter mission is a joint mission conducted by which two space organization? So ESA and NASA का ये joint project है. And the last export promotion mission. इसकी दो सब स्कीम कौन कौन सी? निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा. हाल ही फिलहाल हमने डिस्कस किया था. आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. एक रीसेंट समिट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिसका 5th एडिशन तमिलनाडु की कैपिटल ने होस्ट करा. विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 एंड दैट इज द चेन्नई. Chennai will host the 5th Coast Guard Global Summit in 2027, marking the Indian Coast Guard's Global Jubilee. So Global Jubilee Anniversary के साथ यहाँ पर 5th जो एडिशन है उसे होस्ट किया गया. 3-day इवेंट था यह. इंटरनेशनल फ्लीट इन सबको यहाँ पर फीचर किया गया एंड वर्ल्ड कोस्ट गार्ड सेमिनार यहाँ पे आयोजित किया गया समिट के दौरान. एंड एक यूनानिमसली डिसीजन बनाया गया at the 4th summit in Rome with 115 countries and organization participating. Basically ये जो यहाँ पर 3-day इवेंट में इन सबको फीचर किया गया. इससे पहले जो 4th summit हुआ था रोम में उसके लिए डिसीजन बनाया गया था. नाउ 5th जो समिट है उसमें इसको एग्जीक्यूट किया गया. चलिए आगे बढ़ते. सिंपल सा है. 4th समिट रोम में हुई थी, 5th समिट चेन्नई में होस्ट किया गया. और कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का पहला एडिशन कहाँ पे हुआ था? 2007 में हुआ था. मेन गोल क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करना, उसी के लिए समिट को कराया जाता है. द नेक्स्ट वन. विच मोबाइल प्लेटफॉर्म वॉज यूज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर टू सेंड AI बेस्ड मॉनसून फॉरकास्ट टू फार्मर्स? सो यहाँ पे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को AI आधारित मानसून पूर्वानुमान भेजने के लिए किस मोबाइल प्लेटफॉर्म का यूज यहाँ पे किया है? सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किसके पास है? ये शिवराज सिंह चौहान के पास है. एंड रिसेंटली मॉनसून जो अलर्ट्स है वो मैसेजेस के थ्रू यहाँ पर भेजे गए किसानों को. उसके लिए इन लोगों ने जो पोर्टल यूज़ करा दैट इज़ एम किसान, इसको यूज़ करा है. एक टाइप का प्लेटफॉर्म है यह जो जितनी भी समस्याएं फॉरकास्ट प्रेडिक्शन उसके लिए अलर्ट्स SMS के थ्रू यहाँ पर भेज रहा है. और रिसेंटली AI को यूज़ करके अर्ली मॉनसून फॉरकास्ट भविष्यवाणी उसको उसके जो मैसेज यहाँ पर सेंड किए गए. ओवरऑल एम किसान एक SMS सर्विस प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर एडवाइस है. फार्मर्स की लोकेशन एंड प्रैक्टिस को कंसिडर करके SMS को यहाँ पर भेज दिया जाता है. सो एम किसान पोर्टल यहाँ पे न्यूज़ में रहा. अभी रिसेंटली इसे नहीं बनाया गया, इसे 2013 में बनाया गया था. उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे श्री प्रणब मुखर्जी, उन्होंने लॉन्च करा था द एम किसान पोर्टल. एंड SMS पोर्टल है, फार्मर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन यह देगा फॉरकास्ट के लिए, मॉनसून से रिलेटेड अपडेट. ना द सेम पैटर्न एक PYQ में डिस्कस करूंगी जो एम किसान ऐप से एसोसिएटेड है. कुछ 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है. सो एम किसान ऐप के पर्पस के उद्देश्य से टू प्रिडिक्ट वेदर एंड रेन फॉरकास्ट फॉर फार्मर्स, एकदम सही है, इसका काम है ये. फॉर इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉप टेक्नोलॉजी, यह भी सही है, एम किसान का क्राइटेरिया है ये. टू अंडरस्टैंड मार्केट प्राइजेस, टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एटसेट्रा. सो चारों ऑप्शंस यहाँ पर सही है, एम किसान के रिस्पेक्ट में ही है. सो विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, चारों के चारों यहाँ पर सही होंगे. सो ध्यान रख लें 2013 में एम किसान को यहाँ पे लॉन्च किया गया था बाय द प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी. द नेक्स्ट वन. Which state is the host of 10th Ayurveda Day? So recently 10th Ayurveda Day ऑब्जर्व किया जाएगा. काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं. आयुर्वेदा डे के लिए एक फाइनल डेट को यहाँ पर फाइनलाइज कर दिया गया है. और कौन सा स्टेट उसे होस्ट करता नजर आएगा? गोवा होस्ट करेगा द 10th आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में. थीम क्या रहने वाली है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानेट. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंट डिक्लेयर डे है, आने भी वाला है 23 सितंबर. थीम और डेट को ध्यान रख लेना. एंड इसके लिए जो समिट कॉन्फ्रेंस है वो गोवा यहाँ पर होस्ट करेगा. आगे बढ़ते कुछ रिसेंट डेज को हम रिवाइज कर लेते जो हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर में आए हैं. एंड दे आर इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इसे मनाया जाता है सितंबर 5 को. टीचर्स डे सितंबर 5 को.
द करम फेस्टिवल कब मनाया गया था? September 3 को. विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑल टीचर्स ऑन टीचर्स डे? और ये जो अनाउंसमेंट है ये उत्तर प्रदेश से आई थी. INS कदमत रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन विच कंट्रीज 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? और रिसेंटली पापुआ न्यू गिनी इनके इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए INS कदमत पहुंचा था. एंड द लास्ट, वर्ल्ड ड्यूशन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? सो इसे September 7 को ही ऑब्जर्व किया जाता है. चलिए आगे बढ़ते. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द अमृत सरोवर मिशन वॉज लॉन्च एज पार्ट ऑफ विच नेशनल इनिशिएटिव? सो अमृत सरोवर मिशन काफ़ी टाइम से हम इसे डिस्कस करते आए हैं एंड किस नेशनल इनिशिएटिव का ये है पार्ट है, एंड दैट इज आज़ादी का अमृत महोत्सव. सो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वर्ड से रिलेटेड कुछ 2-3 फैक्ट है जो एसोसिएटेड है. उन फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. सो रिसेंटली यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है क्रिएशन ऑफ ओवर 68,000 पोंड तालाबों को बनाया जाएगा अमृत सरोवर मिशन के तहत, जिसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था. ओवरऑल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर मिशन का मेन गोल क्या है? हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 जो तालाब है उन्हें रिजुविनेट रिन्यू करना है एंड यही इसका गोल है. सो इससे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ. व्हेन वाज आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑफिशियली लॉन्च? 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव को ऑफिशियल लॉन्च किया गया था. सो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा था. इंडिया का जो 75th इंडिपेंडेंस डे था उसके लिए सेलिब्रेशन आज़ादी का अमृत महोत्सव से यहाँ पे स्टार्ट किया गया. अच्छा, हमारा जो 75th इंडिपेंडेंस डे है ये किस ईयर में आया? 2022 में 15 अगस्त को. एंड उससे पहले ही मार्च में 2021 में आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसे स्टार्ट कर दिया गया था. 2 साल तक यह चला था. 2023 का जब 15 अगस्त आया था तब यह एंड हुआ था, दी आज़ादी का अमृत महोत्सव. इस प्रकार ये जो सेलिब्रेशन चला 12 मार्च 2021 से 75 वीक बिफोर 15 अगस्त 2022. सो ये सारे स्टेटमेंट एकदम अच्छे से पता होने चाहिए. द सेम एग्जाम में क्या होता है, आपको स्टेटमेंट गिवन होते हैं और आपको पता करना होता है विच वन इज राइट. सो इसी टाइप का कुछ बन सकता है यहाँ से. सो 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव एग्जैक्टली हमने 75th इंडिपेंडेंस डे 2022 में बनाया. 12 मार्च को इसे लॉन्च किया गया था, दी आज़ादी का अमृत महोत्सव. और 2023 में एंड हुआ था आज़ादी का अमृत महोत्सव विद 15 अगस्त. सो इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं. एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है रीसेंट डेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगी. सेम आपको उन्हीं के आंसर कॉमेंट बॉक्स में देने हैं. रीसेंट इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिविजन एंड टेक केयर. एंड फॉर मोर information you can check the description box just below the video.